हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के आधार पर आप सभी को बताना है कि ये किसका कथन है, जो कि नया प्रश्न आप सभी के लिए हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। रामविलास शर्मा का मानना है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ये मानना था रामविलास शर्मा का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के निबंधकारों ने मुख्य रूप से कितने विषयों को केंद्र में रखा था? ऑप्शन दिया गया 6, 7, 8, 9। तो ये थोड़ा सा अलग ढंग का प्रश्न है। खासतौर से द्विवेदी युग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखे गए थे। और इस युग की खास विशेषता रही है कि हिंदी निबंध में इस युग से बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंधकार निकले हैं, जो कि परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछे जाते रहे। तो द्विवेदी युग के निबंधकारों ने मुख्य रूप से कितने विषयों को केंद्र में रखा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 7 विषयों को इन्होंने केंद्र में रखा, जिसका जिक्र रामचंद्र तिवारी के बुक में दिया गया है। वो कौन कौन से 7 विषय वस्तु थे उसको हम बता दें। साहित्य एवं भाषा, साहित्य एवं भाषा का क्षेत्र था। दूसरा, वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है। तीसरा, पुरातत्व एवं इतिहास। चौथा, भूगोल। पांचवा, जीवन चरित्र। छठा, आध्यात्म पे रिलेटेड कुछ निबंध लिखे गए। और सातवां जो है अन्य विषय। तो इस तरीके से कुल 7 विषयों को केंद्र में रखकर द्विवेदी युग के निबंधकारों ने निबंध लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, भाषा और व्याकरण से संबंधित सर्वाधिक निबंध किस युग में लिखे गए? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, भक्तिकाल। तो भाषा और व्याकरण से संबंधित सर्वाधिक निबंध किस युग में लिखे गए? जितने भी बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है, क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भाषा और व्याकरण से संबंधित सर्वाधिक अगर निबंध लिखा गया है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, द्विवेदी युग में। ठीक है, और जब भी द्विवेदी युग कहा जा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम जरूर आना चाहिए। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि प्राकृत विचार और विभक्ति विचार के निबंधकार हैं। ये 2 रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में घूम फिर कर आती हैं। प्राकृत विचार और विभक्ति विचार के निबंधकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, कामता प्रसाद गुरु। तो इन दोनों रचनाओं को बिल्कुल अपने ध्यान में रखें, प्राकृत विचार और विभक्ति विचार। कुछ बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गोविंद नारायण मिश्र ने इन दोनों निबंधों को लिखा है, प्राकृत विचार और विभक्ति विचार। गोविंद नारायण मिश्र हालांकि उतना फेमस नहीं है जितना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, लेकिन कई बार यही अहम रोल निभा देते हैं। प्राकृत विचार और विभक्ति विचार पर आधारित जब प्रश्न आते हैं तो गोविंद नारायण मिश्र आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी लिंग विचार, हिंदी लिंग विचार निबंध के लेखक हैं। इसके पहले आपने देखा प्राकृत विचार और विभक्ति विचार के निबंधकार कौन है, लेकिन यहाँ पर एक नया प्रश्न आप सभी के सामने है। यही प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएगा तो उस परीक्षा का सबसे कठिन सवाल ये हो सकता है। हिंदी लिंग विचार निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, कामता प्रसाद गुरु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर
कुछ बच्चे जो सीरियसली पढ़े हैं और लगातार उनकी तैयारी चल रही है, उनका जवाब सही आ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी लिंग विचार नाम से निबंध लिखा है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 जब पूछा गया था कि भाषा और व्याकरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक निबंध किस युग में लिखे गए हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि द्विवेदी युग। और उसके प्रमाण स्वरूप ये सारे प्रश्न जब आ रहे हैं तो आपको और क्लियरिटी हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, एक बार बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर जा रही है, स्क्रीन क्वेश्चन इत्यादि सब आपको दिख रहे हैं, तो फिर निश्चिंत होकर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञ का उच्चारण नाम से निबंध लिखा है। ज्ञ का उच्चारण मतलब बड़ा ही वर्णमाला पर आधारित ये प्रश्न है। ज्ञ का उच्चारण नाम से निबंध लिखा था। ऑप्शन दिया गया है गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, कामता प्रसाद मिश्र और पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो चारों ऑप्शन में बताना है हमें कि ज्ञ का उच्चारण नाम से निबंध लिखा था। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। बहुत सारे बच्चे बताना शुरू किए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल नामक जो निबंधकार हैं, उन्होंने ज्ञ का उच्चारण नाम से निबंध लिखा था। हालांकि पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम उस समय ज्यादा प्रासंगिक होता है जब हम गोरख बानी नाम की रचना पढ़ते हैं, और खासतौर से ये संपादक के तौर पर जाने जाते हैं। कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और ये भी माना जाता है कि हिंदी में सबसे पहले पीएचडी करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है ना, तो ये भी छोटी मोटी जानकारियां हैं, इनको ध्यान में रखें। बाकी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए नए प्रतीत हो रहे होंगे, क्योंकि और ये प्रामाणिक पुस्तक से हमने कलेक्ट किया है। आप लोग वन लाइनर और पॉपुलर किताबों को पढ़ते रहिए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें किताबों में मौजूद हैं, बस उनको खंगाल कर बाहर लाना है, और जिसका काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। ऑप्शन आप देखिए, लिखा है नाट्य शास्त्र, कवि और कविता, उपन्यास रहस्य, रस मीमांसा। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ऐसा निबंध है जो कि इसमें से शामिल नहीं है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया, और सही जवाब है ऑप्शन डी, रस मीमांसा। यानी कि नाट्य शास्त्र नाम से भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा है। हालांकि नाट्य शास्त्र जो मूल पुस्तक है वो किसकी है, भरत की है। आप लोग जान ही रहे हैं। कवि और कविता ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य नाम से उन्होंने एक निबंध लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रस मीमांसा भली भांति आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, इतना लंबा इसका शीर्षक है। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। आप देख रहे हैं कि अगर यही प्रश्न मान लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी में आ जाता है, तो ये बहुत नया प्रश्न माना जाएगा कि इतना लंबा वाला शीर्षक वाला निबंध पूछ लिया गया है। इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन नाम से निबंध लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि बिल्कुल नए ढंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, चिंतामणि, रस मीमांसा। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। तो आप लोगों ने बिल्कुल प्रश्न को जैसे देखा और उसका सही जवाब देना भी शुरू कर दिया है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रस मीमांसा नाम की जो रचना या पुस्तक है
वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। हालांकि कुछ बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो 1939 में ही प्रकाशित हो गई थी। हालांकि उनका निधन 1941 में हुआ था। और रस मीमांसा नाम की जो पुस्तक है 1949 ईस्वी के आसपास में प्रकाशित हुई थी, जबकि सूरदास 1924 और तुलसी 1925 के आसपास में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और आंसर तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी इसको सावधानी से सॉल्व किए तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है, हिंदी की वर्तमान दशा मन्नन द्विवेदी, वर्तमान हिंदी काव्य की भाषा बद्रीनाथ भट्ट, हिंदी की वर्तमान अवस्था जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, भाषा और व्याकरण रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मिलती जुलती रचना है। ऑप्शन ए, बी और सी, ये निबंध एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो पहले तो इसको आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा कि कौन किसका निबंध है, और हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया है कि ऑप्शन डी जो है, भाषा और व्याकरण रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर निबंध दिए गए हैं, सब के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं, वो सब सही हैं। भाषा और व्याकरण रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है भाषा और व्याकरण। हाँ, कुछ बच्चों ने इसको क्लियर किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता किस ढंग की हो, निबंध के लेखक हैं। ये भी लंबा शीर्षक वाला निबंध है। हिंदी कविता किस ढंग की हो, निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रूप नारायण सोनकर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी कविता किस ढंग की हो, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विवेदी युग में खासतौर से इस पर भी बातचीत की जा रही थी कि कविता क्या है, कवि और कविता, इस टाइप से निबंध लिखा जाना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि हिंदी कविता किस ढंग की हो, निबंध लिखा था। का जो सही जवाब है, आप लोगों के लिए नया प्रश्न है, सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त ने भी एक निबंध लिखा था कि हिंदी कविता किस ढंग की हो। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसको आप लोग नोट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग से संबंधित पत्रिका नहीं है। द्विवेदी युग से संबंधित पत्रिका नहीं है, इसे हमें बताना है। और ऑप्शन दिया गया है, सरस्वती, मर्यादा, हिंदू, प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि द्विवेदी युग से संबंधित पत्रिका नहीं है। तो आप लोगों ने चारों ऑप्शंस को देखा। उसके बाद कुछ बच्चे नेट जेआरएफ के कट ऑफ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो अभी मैं इस प्रैक्टिस सेट में उस पर नहीं चर्चा करूंगा, बाद में करूंगा। फिलहाल इस पर आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर सही जवाब आप लोगों ने दिया ऑप्शन डी, प्रतीक नाम की जो पत्रिका है वो द्विवेदी युग से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव निबंधों के निबंधकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इन दोनों निबंधों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और जिस निबंधकार के निबंध हैं वो आपके दिमाग में तुरंत आ गए होंगे। और देखने में यही आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक खास विशेषता थी कि वो बहुत मात्रा में कोई भी रचना नहीं करते थे, लेकिन जो भी करते थे बहुत ठोस, चाहे वो कहानी का एरिया हो, चाहे निबंधों का एरिया हो, चाहे भाषा विज्ञान पर भी इन्होंने विचार किया है। तो जैसे गुलेरी गुलेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इनसे प्रायः सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या तो निबंध के रूप में, या तो कहानी के रूप में, या फिर पुरानी हिंदी वाला जो प्रश्न है ये भी पूछ लिया जाता था। इन तीनों को तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। गुलेरी जी से एक प्रश्न परीक्षा में आना निश्चित तौर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सही जवाब बताया कि कछुआ धर्म और मारे सिमोही कुठाव नामक निबंधों की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की थी। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार पुरातत्व पुरातत्व के प्रतिष्ठित विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार
पुरातत्व के प्रतिष्ठित विद्वान थे? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये भी घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है, और जितने बच्चे यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पर उनको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निबंधकार तो थे ही, लेकिन पुरातत्व यानी कि AIHC जिसको बोला जाता है एंसेंट हिस्ट्री के भी अच्छे खासे जानकार थे। अगला प्रश्न है कि अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह किस तरह के निबंधकार हैं? अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह किस तरह के निबंधकार हैं, यानी कि कैसे निबंधों को लिखते थे? आत्मव्यंजक, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मव्यंजक निबंध लिखा करते थे अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। वही पूर्ण सिंह है जिनके की कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कुल कितने निबंध हैं। इनके 6 निबंध हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता और प्रेम और मजदूरी, इस टाइप से निबंधों को उन्होंने लिखा है। तो कैसा निबंध लिखते थे ये? आत्मव्यंजक। इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दमयंती का चंद्रोपालम निबंध के निबंधकार हैं। दमयंती का चंद्रोपालम नामक निबंध किसने लिखा? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर दमयंती का चंद्रोपालम नाम से जो निबंध लिखा है वो है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। तो इसको नोट कर लीजिए अपने दिमाग में और कॉपी पर भी। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन निबंधकारों में शामिल नहीं है। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में कौन ऐसा निबंधकार है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलाब राय। तो आप लोगों ने ऑप्शन देखा, उस ऑप्शन के आधार पर इसका जो सही जवाब है कौन नहीं शामिल है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलाब राय, जिनका कि संबंध छायावाद से है। ठीक है, और बाकी जितने भी निबंधकार इसमें है वो सब द्विवेदी युगीन निबंधकारों में शामिल है। कुछ बच्चे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बता रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी द्विवेदी युगीन निबंधकारों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। हालांकि इनका समय आगे भी है, लेकिन जो इनकी पहचान बनी है वो द्विवेदी युगीन निबंधकारों से ही बनी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और गुलाब राय यहाँ पर खासतौर से गुलाब राय के पहले बाबू गुलाब राय रहता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने बाबू बाबू नहीं लगाया है तो गलत है। गुलाब राय छायावाद से हैं। अगला प्रश्न है निबंध के किस शैली में समास और व्यास दोनों का प्रयोग होता है? निबंध के किस शैली में समास और व्यास दोनों का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया गया आत्मव्यंजक, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों को सोच समझ कर देना है। बहुत सारे प्रश्नों से अनभिज्ञ हैं, तो अब भिज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, निबंध के किस शैली में समास और व्यास दोनों का है? सही जवाब है ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि विचारात्मक निबंधों में समास और व्यास दोनों शैलियां पाई जाती हैं। तो यही अगर प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी में आ जाएगा तो कठिन प्रश्नों में इसको रखा जा सकता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस शैली में निबंध लेखन किया है? ऑप्शन है समास, व्यास, समास और व्यास दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जितना प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका ऑप्शन है। कई बार ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देता है। प्रश्न तो आपको मालूम रहता ही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा है, लेकिन किस शैली में लिखा हुआ है? सर्वाधिक निबंध। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोग पूरा गूगली में फंस चुके हैं। इसका सी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अधिकतर उनके जो निबंध लिखे गए हैं वो व्यास शैली में लिखे गए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि
आप ही जैसे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहेंगे, उनको लगेगा कि सी ऑप्शन से आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, दोनों लगा देते हैं। रिस्क कौन लेगा अपने जीवन में, इसलिए दोनों लगाकर आएंगे और घर पे पता चला कि ये क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना आपको, खासतौर से महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली को बिल्कुल ध्यान में रखना कि वो व्यास शैली में लिखा करते थे, और एक वाक्य में ही रामचंद्र तिवारी ने इसको लिखा है, और वो वहीं से मैंने प्रश्न को बना दिया है, ठीक है ना। बाकी कुछ खास इसमें नहीं था, बस बताना था आप लोगों को कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो व्यास शैली में लिखते थे, समास और व्यास दोनों में नहीं लिखते थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि निबंध को गद्य का निकष किसने माना है। निबंध को गद्य का निकष किसने माना है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा इसको कि निबंध को गद्य का या फिर कई जगह निकष के स्थान पर कसौटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसने माना है, इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का मानना है निबंध को गद्य का निकष उन्होंने माना है। गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो इस कोटेशन को ध्यान में रखिए, ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना है इसकी कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कई बार परीक्षाओं में बस इतना दूर ही पूछा जाता है कि निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है। तो हो सकता है कि इस कथन को तोड़कर भी पूछा जाए। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो गद्य की कसौटी का क्या है, निबंध है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है छायावाद और नई कविता नामक निबंध के निबंधकार हैं। छायावाद और नई कविता नामक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, नगेंद्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं हम सभी रामचंद्र तिवारी और हिंदी व्याकरण दोनों पर चर्चा कर रहे हैं एक साथ। आज के कुछ प्रश्नों को हमने लिया है, एक आपने किताब पढ़ा होगा जो कि यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है, निबंध निलय, ठीक है। हो सकता है कई विद्यार्थियों के पास हो, तो उसकी भूमिका आज हमने पढ़ी और वहां पर मुझे कई ऐसे तथ्य दिखाई पड़े जिसको कि हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो वहीं से इस प्रश्न को उठाया गया है। आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दो प्रवृत्तियों पर आधारित है, छायावाद और नई कविता। तो कई बार परीक्षाओं में इस तरीके से आपको चमत्कृत कर देने वाला शीर्षक पूछ दिया जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि मुक्तिबोध ने इस निबंध को लिखा है, छायावाद और नई कविता। मुक्तिबोध जो कि नई कविता के खुद कवि के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने छायावाद पर भी विचार किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बाघ का चर्चा निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन दिया गया है कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण। तो बाघ का चर्चा भारतेंदु युगीन निबंध है और किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था, यह सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका निकलती थी उसमें बाघ का चर्चा निबंध प्रकाशित हुआ था। तो इस तथ्य को अपने ध्यान में रखें। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजा भोज का सपना किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो राजा भोज का सपना आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा और इसके निबंधकार का नाम भी आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि किस विधा में है। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत इसका जवाब आपको ठहर कर देने की जरूरत है, झटके में अगर देंगे तो ये आप गलत भी हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है ये निबंध है। शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है
राजा भोज का सपना। तो आमतौर पर इस तरीके के जो शीर्षक होते हैं या तो उपन्यास या फिर कहानी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये क्या है, निबंध है। इस चीज को ध्यान में रखना है। चलते आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रसिक पढ़ने वाले हास्य पर अधिक टूटते हैं, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। ध्यान से इस कोटेशन को देखने की जरूरत है। अगर यही कोटेशन परीक्षा में आ जाता है पीजीटी में, तो ये मानकर चलिए कि इसके लिए परीक्षा के बाद लोग कॉपी किताब ये सब पलटना शुरू करेंगे कि ये कहाँ से आया है। तो जो बच्चे यहाँ जुड़े हैं उनके लिए ये नया प्रश्न नहीं रहेगा। पूछा जा रहा है कि रसिक पढ़ने वाले हास्य पर अधिक टूटते हैं, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई। तो प्रश्न में तो दम है ही, ऑप्शन में भी दम है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बालकृष्ण भट्ट। एक चीज ध्यान में रखिए, कई बच्चे इसका डी ऑप्शन बता रहे हैं, क्योंकि डी ऑप्शन तो है ही नहीं, वैसे सही जवाब इसका बी है। आप देख रहे हैं ये जो कथन है, ये शुरुआती हिंदी जो गद्य का विकास हो रहा था उसका भी थोड़ा थोड़ा आपको लक्षण यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, वाक्य विन्यास को लेकर या फिर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि रसिक पढ़ने वाले हास्य पर अधिक टूटते हैं, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। बहुत छोटा सा वाक्य दिया गया है, लेकिन ये बहुत कुछ कह रहा है। कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। अगर आप में अभिव्यक्ति की कुशलता नहीं है तो आप तमाम जानकारियां अपने पास रखी हो वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत मारक क्षमता वाला कोटेशन है, कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, रामविलास शर्मा। तो चारों ऑप्शन में देखने के बाद हर दिन एक कोई ना कोई गुगली आती है, ये भी गुगली है। जैसे मैंने गुगली कहा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक संकेत गया हो कि ये कोई बहुत फेमस आलोचक ने नहीं कहा है, बल्कि इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है कि कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को बनाया है, जिससे कि आपको एक नई जानकारी मिले कि कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। किसका मानना था? मैथिली शरण गुप्त का। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि लेख पढ़ कुंद की कली समान, दांत न खिल उठे तो लेख तो लोग लेख ही क्या। ये भी देखिए, लेख को लेकर पूछा जा रहा है, किसका विचार है यहाँ पर कि लेख पढ़ कुंद की कली समान, दांत न खिल उठे तो लेख ही क्या है। यानी कि ऐसा लेख होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी मुस्कुराहट आए। किसका कथन है यहाँ पर? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर का सही जवाब है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट का ही ये कथन है, जो कि इसके पहले भी एक कथन पूछा गया था, वहीं से इसको उठाया गया है। तो बालकृष्ण भट्ट का जरूर ध्यान में रखिए कि निबंधों पर चर्चा करते समय उनके दिमाग में था कि निबंध विचार प्रधान तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी बोरियत वाला नहीं होना चाहिए कि कोई 4 लाइन पढ़ने के बाद इसको रख दे और न पढ़े। उसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी आपको हंसी आए, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआती दौर के जितने भी निबंधकार रहे हैं, उन्होंने निबंध को एक अलग ढंग से देखने का प्रयास किया। इसीलिए आपके सामने एक सवाल आता होगा कि क्या भारतेंदु युग का जो निबंध लेखन रहा है वो हास्य व्यंग्य का रहा है। इस टाइप से भी सवाल पूछा जाता है। या तो आप जब कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे या फिर यूनिवर्सिटीज में गए होंगे, ग्रेजुएशन के दिनों में इस तरीके का सवाल कई बार आपके सामने आया होगा, तो ये वहीं से उठाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध, काव्य में रहस्यवाद निबंध किसका है? काव्य में रहस्यवाद निबंध किसका है? ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, और जो भी बच्चे पुराने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए होंगे या फिर अच्छे से
हिंदी निबंध का अध्ययन किए होंगे तो तुरंत इसका जवाब वो बता देंगे। और आप लोगों ने इसका जवाब बताना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वर्णनात्मक निबंध की विशेषता नहीं है। आप जानते हैं कि निबंधों के भी कई प्रकार है। ठीक है, उसमें से एक प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है विषय का ज्ञान, चयन, सूक्ष्म निरीक्षण, सीमितता। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि वर्णनात्मक निबंध से संबंधित नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब में खूब पढ़कर ही जाएं। यहाँ पर प्रश्न के मुताबिक इसका सही जवाब आप खुद से खोज सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने दोस्तों के बीच गपशप लड़ाते हैं या फिर किसी चीज का वर्णन करते हैं तो वो सीमित दायरे में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सीमितता यहाँ पर बताया गया है। जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर विस्तृत विस्तार से आप किसी चीज का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, चयन भी सही होना चाहिए कि किस पर आप बात कर रहे हैं, और सूक्ष्म निरीक्षण। जब ये तीनों चीजें रहेंगी तो आप किसी भी चीज का बहुत अच्छा वर्णन कर सकते हैं। इसीलिए जब आप संस्मरण लिखते हैं, यात्रावृत्त लिखते हैं तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। तो ध्यान में रखिए कि सीमितता जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया वो विशेषता के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है रिपोर्टाज को किस प्रकार के निबंधों में रखा जा सकता है। रिपोर्टाज, जैसे मैं रिपोर्टाज कह रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि रिपोर्टाज एक सवाल पूछा जाता है कि किस कौन सा, ये कहाँ से लिया गया है शब्द। खासतौर से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेंच से लिया गया है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज शब्द जो है ये फ्रेंच का शब्द है, तो ये भी अपने दिमाग में रखिए। बाकी देखिए नए तरीके का यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि रिपोर्टाज को अगर निबंधों की बात करें तो देखा जाए तो ये अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत है, लेकिन निबंधों की श्रेणी में किस टाइप का होगा। ऑप्शन दिया गया वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, विचारात्मक। तो रिपोर्टाज किस तरीके का है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि विवरणात्मक। जब आप कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्टाज लिखते हैं, तो वहां पर ज्यादातर विवरण देने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, और ऋण जल जल धन। ठीक है, ऋण जल और धन जल एक आपने पढ़ा होगा रिपोर्टाज, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का है, काफी फेमस है और कई जगह पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जोड़ जोड़ कर आप ध्यान में रखिए। बाकी पहला रिपोर्टाज जो लिखा गया था लक्ष्मीपुरा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए, किस पत्रिका में वो प्रकाशित हुआ था, ये सब चीजों को आप जानते हैं। बस क्या है कि आपको बस कोई याद दिलाने वाला। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संस्मरण और रेखा चित्र को किस प्रकार के निबंधों में रखा जा सकता है। संस्मरण और रेखा चित्र को किस प्रकार के निबंधों में रखा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, विचारात्मक। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि जो अन्य गद्य विधाओं में खास विधाएं हैं संस्मरण और रेखा चित्र किस टाइप की हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कथात्मक रूप लिया जाता है संस्मरण और रेखा चित्र जो है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसीलिए जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल में, मैं भी कभी कभी अपने संस्मरणों को रखता हूं, तो वो कभी कभी लगता है कि एक कहानी है, कभी कभी लगता है कि कथा है, कभी कभी लगता है कि संस्मरण है। तो मेरी कोशिश रहती है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाई के साथ साथ कुछ इस तरीके की हम चीज़ों को भी पढ़ें जिससे कि हमारा दिमाग थोड़ा सा शांतचित्त होकर चीज़ों को एक्सेप्ट करे। और मुझे काफ़ी ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं वो केवल एक अच्छे प्रतियोगी छात्र नहीं है, बल्कि एक अच्छे श्रोता और पाठक भी हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे किस प्रकार का निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे, जैसे मैं बोल रहा हूँ शिव शंभू के चिट्ठे, तो तमाम फैक्ट्स शिव शंभू से जुड़े हुए आपके दिमाग में आ गए होंगे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, किस टाइप का है, सारी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी। लेकिन जो नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है कि किस प्रकार का निबंध है, ऑप्शन दिया गया वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, भावात्मक। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है
भावात्मक निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने जानबूझकर यहाँ पर बनाया है जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा और एक नई जानकारी आपको मिलेगी कि खासतौर से हिंदी साहित्य में कई लोगों की तुलना कर दी जाती है हिंदी साहित्यकारों से। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है कि इंग्लैंड के एडिसन और स्टील ने किन पत्रों के माध्यम से निबंध का कलात्मक विकास किया। जैसे एडिसन और स्टील का नाम लिया जाता है, वैसे ही भारतेंद्र योगीन दो निबंधकारों का नाम आता है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी कि एडिसन और स्टील कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के थे, और इन्होंने पत्रों के माध्यम से निबंध का कलात्मक विकास किया। अब वो पत्र कौन से हैं? ठीक है, टैटलर, स्पेक्टेटर, टैटलर स्पेक्टेटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि आप एडिसन और स्टील को जाने और ये जाने कि वो निबंध तो लिखते थे लेकिन दो पत्रों का भी उन्होंने संपादन किया था। ध्यान में रखिए, टैटलर और स्पेक्टेटर, यानी कि उस जमाने की हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, इस टाइप की ये सब पत्रिकाएं थी। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि एडिसन स्टील इंग्लैंड के थे और इसीलिए तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट से की है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुलाब राय का निबंध नहीं है। बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, जूते की आत्म कहानी। ठीक है, जूते की आत्म कहानी यहाँ पर। तो कौन सा इसमें बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है? और एक चीज ध्यान में रखिए, बाबू गुलाब राय का निबंध प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। कहीं न कहीं से घूम फिर कर एक निबंध आता ही आता है इनसे। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल विकल्प के माध्यम से चयनित कर लिया कि हमने ठलुआ क्लब तो पढ़ा है बाबू गुलाब राय का, फिर निराशा क्यों ये भी उनका है, मेरी असफलताएं भी उन्हीं का निबंध है। और एक चीज और ध्यान में रखिए, मेरी असफलताएं नाम से कोई आत्मकथा भी लिखा है, तो जोड़कर इसी तरीके से कोरिलेट करके देखिए, फिर सारी चीजें आपको दिमाग में आने लगेंगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जूते की आत्म कहानी नाम से जो भी निबंध लिखा गया है वो गुलाब राय का नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों निबंध जो है वो गुलाब राय के हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चतुर्सेन शास्त्री का निबंध नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री का निबंध कौन सा नहीं है? अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, कुछ उथले कुछ गहरे। ठीक है, तो इसमें से बताना हमें कि नहीं है कौन सा चतुर्सेन शास्त्री का। तो आप लोगों ने देखा, और जिन्होंने सीरियसली निबंध के पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा उसके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। के बारे में हमें बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है, ऑप्शन दिया गया है काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद, और चौथा ऑप्शन है प्रबंध प्रतिमा। तो आप लोगों ने ऑप्शन देखा और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा इसका सही जवाब, और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने देना शुरू किया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि जयशंकर प्रसाद का नहीं है। काव्य कला भी है उनका, रहस्यवाद है, यथार्थवाद और छायावाद नाम से भी निबंध लिखा है। प्रबंध प्रतिमा जो निबंध है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अच्छा, कई जगह किताबों में आप पढ़ते होंगे काव्य कला और अन्य अन्य निबंध लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बात वही है, यानी कि बाद में कुछ निबंध और जोड़ दिए गए। लेकिन यहाँ पर एक अंतर हो जाता है कि इस निबंध का जो शीर्षक है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इतिहास साक्षी है किसका निबंध है? इतिहास साक्षी है किसका निबंध है? ऑप्शन दिया गया है संपूर्णानंद, भगवत शरण उपाध्याय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से हमें बताना है कि इतिहास साक्षी के निबंधकार कौन है। तो आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है भगवत शरण उपाध्याय नाम के लेखक ने लिखा इतिहास साक्षी है। बाकी आप सभी वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंधों को जरूर एक नजर रखेंगे,
इसको ध्यान में रखेंगे। इनके निबंध भी घूम फिर कर परीक्षाओं में आते हैं, कभी कभी सुमेलित वाले में आ जाते हैं, कभी कभी असंगत वाले में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं दर्पण हूं वह जिसके सामने वर्तमान अशांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा है। थोड़ा सा ये अलग ढंग का आप देख रहे हैं कथन है, जो कि हो सकता है कि कभी भी एक्सपर्ट्स के दिमाग में क्लिक करे और ये क्वेश्चन आ जाए। ये किसका कथन है कि मैं दर्पण हूं वह जिसके सामने वर्तमान अशांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा है। ये आप सभी के जीवन से भी रिलेटेड एक तरीके से कथन हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो वर्तमान होता है वो अशांति का दौर ही रहता है। ताता धा नाच रहा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है संपूर्णानंद, भगवत शरण उपाध्याय, उग्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब है पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये कथन है कि मैं दर्पण हूं वह जिसके सामने वर्तमान अशांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा है। अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन परीक्षा में आ गया, आपको नहीं आ रहा है, तो कई बच्चे ध्यान लगेंगे ये उग्र है, उग्र हो सकता है इस बात को कहे, क्योंकि उग्र हमेशा परेशान रहते थे। तो इस टाइप से जोड़कर कुछ इधर उधर, जिसका कोई आपके पास तर्क नहीं है कि क्यों ऐसा सोच रहे हो, या फिर फार्मूला भी नहीं है कि फला व्यक्ति ऐसा क्यों सोच रहा है, लेकिन तमाम ऑप्शंस में से उसको लगा कि ये उग्र ही कह सकता है। तो ऐसे भी कई बार इसी को तुक्का लोग बोल देते हैं, कुछ लोग इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि झूठ सच किसके निबंधों का संग्रह है? बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर कि झूठ सच किसके निबंधों का संग्रह है। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, यशपाल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपको बताना है झूठ सच किसके निबंधों का संग्रह है। तो जो बच्चा इसको बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करेगा उसका आंसर बिल्कुल गलत होने वाला है, और ये गूगली वाला प्रश्न है, ठीक है। और इस पे कई बच्चे LBW भी हो सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे ध्यान से इसको देख रहे हैं वो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिए हैं। इसको जानबूझकर मैंने बनाया था, झूठ सच निबंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। जबकि अगर यही झूठा सच आता तो ये उपन्यास हो जाता और इसका आंसर अलग हो जाता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाता। इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर ऐसे प्रश्नों को गलत करने के बाद घर पर एक लोटा पानी पीने के बाद फिर माथा पीटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो ये कुछ ऐसे हैं, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको किसका निबंध संग्रह है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह है, परीक्षाओं में घूम फिर कर आता रहता है। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, यशपाल, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर वंदे वाणी विनायको इसका सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से देखा है। और देखिए, मैं तो क्वेश्चन पेपर इत्यादि बहुत कम देखता हूं, क्योंकि इतनी बार परीक्षाओं में शामिल हुआ कि क्वेश्चन ही याद हो गए हैं कि कौन किस परीक्षा में आया हुआ था। तो मैं तो किताब देखता हूं, तुरंत समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, रेल का टिकट किसका निबंध संग्रह है? देखिए, इसी तरीके से उठपटांग शीर्षक वाले या फिर थोड़ा सा आपको चमत्कृत कर देने वाले शीर्षक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया रेल का टिकट किसका निबंध संग्रह। ऑप्शन दिया गया है इलाचंद जोशी, यशपाल, जैनेन्द्र, भदंत आनंद कौशल्यायन। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका बिल्कुल आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा। सही है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखा रेल का टिकट। तो आज के दौर में भी प्रासंगिक है रेल का टिकट। जब भी आप ट्रेन इत्यादि से यात्रा करें तो भदंत आनंद कौशल्यायन के इस निबंध को जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निबंधों में उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित हैं। ध्यान से देखना है इसको, निबंधों में उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित हैं। आमतौर पर सीमा रेखा का प्रयोग क्रिकेट मैच जब होता है तभी किया जाता है कि गेंद सीमा रेखा के बाहर गई, लेकिन यहाँ पर देखिए निबंध के बारे में बात कही जा रही है कि निबंधों में उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित है। यह कथन किस निबंधकार के संदर्भ में है?
ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी, निराला, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कुछ बच्चों ने देना शुरू कर दिया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा के निबंधों के बारे में ये बात कही जा रही है कि उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा जो है एक तो कवयित्री हैं, ठीक है। तो जो कवि लोग होते हैं उसमें क्या होता है, भाव प्रधान होता है, लेकिन जो निबंधकार होता है, गद्य लिखता है, वो विचार प्रधान उसके अंदर होता है। तो इनके अंदर क्या है, दोनों है, लेकिन इनके जो विचार हैं वो भाव की सीमा के आसपास में ही है, यानी कि इनका जो कवित्व वाला गुण है उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब को रट कर ही जाएंगे तो इसका आंसर आप बता पाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पे कम से कम 10 से 15 सेकेंड आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह किसका निबंध संग्रह है? विराम चिन्ह किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन दिया गया है किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो विराम चिन्ह काफी फेमस ये निबंध है। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन तो दम रखने वाला है ही, ऑप्शन भी है। कई बच्चों को लगेगा कि रामविलास शर्मा तो इसका आंसर नहीं होगा, अब बाकी हो सकता है कि किशोरीदास वाजपेयी, कामता, क्योंकि ये व्याकरण से रिलेटेड है तो यही सब लिखे होंगे। लेकिन इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब पकड़ा कि रामविलास शर्मा ने विराम चिन्ह नाम से निबंध लिखा। हालांकि इनकी भी एक किताब है भाषा और समाज, आपने पढ़ा होगा, खासतौर से जो बच्चे जेएनयू में पढ़े होंगे, एमए में, उनके पास ये किताब रहती ही रहती है, भाषा और समाज। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके समस्त निबंधों के संकलन का नाम आस्था के चरण है? हमें बताना है यहाँ पर कि आस्था के चरण किसके निबंधों के संकलन के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो आस्था के चरण सही जवाब है इसका। आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बताया, कुछ बच्चों ने नाम ही लिख दिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, नगेंद्र। हालांकि नगेंद्र इत्यादि ने खूब निबंध लिखा है, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट सवाल यही रहा कि अगर पूछ दिया जाए कि आस्था के चरण में संपूर्ण समस्त निबंधों का संकलन कर दिया गया एक ही किताब में, तो है नगेंद्र की किताब आस्था के चरण। अगला प्रश्न है बकलम खुद किसका निबंध संग्रह है? बकलम खुद किसका निबंध संग्रह है? ये भी निबंध कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आप लोगों ने दिया, नामवर सिंह ने लिखा बकलम खुद, जो कि निबंध है। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यानिवास मिश्र इत्यादि ने करीब 40 से 50 के आसपास में निबंध लिखा है, लेकिन अब 40 से 50 वाला में तो कई बार क्रम वाला पूछ देता है, कई बार प्रकाशन वर्ष कुछ कुछ का पूछ दिया जाता है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर पूछ देगा कि विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह क्या है। तो अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन पहला निबंध ही नहीं ध्यान दिया, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ। तो ऑप्शन दिया गया है हल्दी धूप, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी। तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही है और बिल्कुल इसका सही जवाब यहां से दिया, चितवन की छां नाम से पहला निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का प्रकाशित हुआ था। आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के कुल कितने निबंध संग्रह हैं? ये वही धर्मवीर भारती हैं जिनकी एक खास रचना आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है अंधा युग। ठीक है, और कुछ ठेले पर हिमालय, ये सब भी आ जाता है। ठीक है, धर्मवीर भारती के कुल कितने निबंध संग्रह है? ऑप्शन दिए गए 4, 5, 6, 7। तो इस टाइप के निबंध, इस टाइप के क्वेश्चन अब तुक्का और लक पर ही सही हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद बहुत सतर्क होके ऐसे प्रश्नों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर क्या होगा, गलत होने लगेगा। फिलहाल ये एकदम से फैक्चुअल है, कुल कितने निबंध संग्रह हैं, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 27 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी,
5 कुल निबंध संग्रह हैं धर्मवीर भारती के। अगला प्रश्न है, आदि अंत और आरंभ किसका निबंध संग्रह है? आदि अंत और आरंभ किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुबेर नाथ राय का पहला निबंध संग्रह कौन सा था? जैसे विद्यानिवास मिश्र का हमने बताया, उसी तरीके से आपको बताना है कुबेर नाथ राय का पहला निबंध संग्रह कौन सा था। ऑप्शन दिया गया है रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, विषाद योग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन के आधार पे हमें बताना है कि पहला कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिया नीलकंठी नाम से जो निबंध है वो कुबेर नाथ राय का पहला निबंध संग्रह। विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय ललित निबंधकारों में प्रमुख निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं और इनसे हर एग्जाम में 1-2 सवाल तो रहना ही रहना है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निबंध को एक मरा हुआ माध्यम कहा है? बड़े आश्चर्य की बात है कि पहला क्वेश्चन हमने बताया कि निबंध जो है गद्य की कसौटी है, लेकिन यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि किसने निबंध को एक मरा हुआ माध्यम कहा है या फिर माना है। ऑप्शन दिया गया है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे इस नए प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, इसको अपने कॉपी पर जरूर आप लोग नोट करिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र ने निबंध के बारे में कहा था कि ये एक मरा हुआ माध्यम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इसको अपने कॉपी पर नोट करके रखिए।